रहा है? यस मैम। क्लास बीच में डिस्टर्ब करता है ये सब बदतमीज। आज के बाद हम उसको क्लास में एंटर नहीं करना देंगे जब तक कि वो लिखित में डीन से नहीं माफ़ी मारेगा। अभी हम उसको रिपोर्ट करते हैं ना। ये जो था पास्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो तुम लोग समझ चुके होंगे क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ये हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से सबसे पूछेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बने हुए हैं और वो क्वेश्चंस मतलब साथ के साथ क्विज और ये भी होता रहेगा तुम लोग का, ठीक है। और जब तक उसको तुम लोग कंप्लीट नहीं करोगे, एक मिनिमम मार्क्स नहीं लाओगे, हम उसको आगे नहीं क्लास में एंटर करने देंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना ना। जो एक और थ्योरी आया जिसको कि कहा जाता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। एंड ये थ्योरी जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको इस जर्म थ्योरी का इनिशिएशन जो है वो पास्चर ने किया था, है ना। क्योंकि उन्होंने मतलब उस टाइम जैसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, जैसे अभी जैसे घटनाएं हो रही है कि अचानक से कोई वायरस जो है वो आ गया हमारे वर्ल्ड में, सबको उस तरह से बीमार करा। उसी तरह उस टाइम भी कई मतलब ऐसी बीमारियां होती थी जिसके बारे में लोगों को नहीं पता चलता था और मतलब कि उसकी डेथ हो जाती थी। और साइंटिस्ट जो है वो उस टाइम सोचते रहते थे कि आखिर क्या ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण कि हुआ। तो मतलब उन लोगों ने कहीं ना कहीं उस सारे बीमारियों को उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म से जोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने ये प्रूव किया कि हर डिजीज से कोई ना कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड होता है। तो उसी थ्योरी को जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा गया, जिसको कि रॉबर्ट कोक ने इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को रॉबर्ट कोक ने एक नाम दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, है ना। और देखो ये पहले भी देखो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज उस टाइम भी सोचो कितनी पुरानी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। सो इन्होंने कहा वॉश योर हैंड, प्ले योर हैंडी गेम, रब एंड स्क्रब एंड रब, जर्म गो डाउन द ड्रेन। देखो मतलब उस टाइम भी मतलब कितना इम्पोर्टेंस था वॉशिंग हैंड का। जिस तरह से अभी हम लोग इस चीज़ को अब जानते का काफ़ी सालों तक हम भूल चुके थे, और जब वापस कोरोना आया तो हम लोग हैंड वॉशिंग का ये कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से देख रहे हैं, है ना। तो इन्होंने ये दिखाया कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मिस्ड है ना हाथ, उसमें इतने जो है वो जर्म्स होते हैं। और जो मतलब कि अगर हम लोग जिसमें ज़्यादा हाथ वाथ जिसमें साफ करते हैं उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काउंट जो है वो घटता चला जाता है। सो उसी टाइम मतलब क्योंकि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पहले बहुत सारे ऐसे डिजीज आए। एक डिजीज था जिसको कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बोला जाता है। और इस स्ट्रेप्टोकोकल में स्ट्रेप्टोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ना, ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो है वो इन्वॉल्व था। सो इसको हम लोग परप्यूवल फीवर कहते हैं। और ये जो मतलब कि जो स्ट्रेप्टोकोकस था ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था। और जिस मतलब कि ये जो डिजीज है स्ट्रेप्टोकोकस ये कई तरह के डिजीज से एसोसिएटेड था। इसी तरह उस टाइम कुछ और बैक्टीरियल डिजीज थे जैसे परपेचुअल फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, स्कारलेट फीवर। ये सारी डिजीज थी जिसमें कहीं ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व था। तब काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद है ना एक थ्योरी दिया गया जिसको कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहा जाता है। और इस मतलब कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पीछे जैसे एक और विब्रियो कॉलरी यानी उस टाइम जो है कॉलेरा नामक एक बीमारी फैला, उसमें भी कई लोग मरे। और फिर उसमें भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उसके बारे में खोज की गई तो पाया गया कि उसमें भी एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि विब्रियो कॉलरी, उस बैक्टीरिया को विब्रियो कॉलरी कहा जाता है। और वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व है। सो इन सारे इतने सारे डिजीज को देख के मतलब कि एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ने के पहले सारे डिजीज को एक्सपेरिमेंट किया गया, सारे डिजीज को देखा गया कि हर डिजीज में कोई ना कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। सो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है वो इसको मतलब कि डिस्कवर जो एक जॉन टिंडल थे, है ना, जिन्होंने तुम्हारा डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया का दो फॉर्म होता है। एक स्टेबल फॉर्म होता है, हीट स्टेबल फॉर्म होता है, जो कि इंडोस्पोरिक फॉर्म होता है, जो कि मैंने तुम लोगों को बैक्टीरिया की क्लास में बताया था कि इंडोस्पोर जो होता है वो एक रजिस्ट्री स्ट्रक्चर होता है ना। और वो कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड दूसरा एक हीट सेंसिटिव वेजिटेटिव सेल होता है। यानी कि बहुत सारा पास्चुराइजेशन करने के बावजूद भी अगर किसी खाने से हमें कोई डिजीज होता है, इसका मतलब कि वो बैक्टीरिया जो है वो हीट ट्रीटमेंट से नहीं मरा है, ओनली उसका वेजिटेटिव सेल मरा है
है ना। सो इसीलिए इस जॉन टिंडल ने बोला कि नहीं, पास्चुराइजेशन इनफ नहीं है। किसी चीज़, अगर हम खाने को फ्री करना चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या पानी को हम लोग फ्री करना चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये हमारा पास्चुराइजेशन इनफ नहीं है, क्योंकि पास्चुराइजेशन जो है वो ओनली हीट सेंसिटिव यानी वेजिटेटिव सेल को किल करता है और इंडोस्पोरिक सेल को किल नहीं करता है। तो इन्होंने एक मेथड दिया जिसको कि इन्होंने टर्म दिया टिंडेलाइजेशन। जॉन टिंडल ने टर्म टिंडेलाइजेशन दिया। ये सारी बातें तुम लोग जरूर याद रखना, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस में ये सारे रहेंगे कि टिंडेलाइजेशन, टर्म टिंडेलाइजेशन वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बोलना। या टिंडेलाइजेशन क्या है? टिंडेलाइजेशन एक इंटरमीडिएट हीटिंग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, दूध को, जैसे किसी के पास अगर फ्रिज नहीं है, गाँव वगैरह में फ्रिज नहीं रहता, तो क्या करते हैं, दूध बाहर ही रहता है, लेकिन हम लोग दूध को क्या करते हैं, 3 टाइम गर्म करते हैं। एक सुबह गर्म करते हैं, एक दोपहर गर्म करते हैं, एक शाम गर्म करते हैं। तो ये टिंडेलाइजेशन सपोज करो वही यही है कि हम लोग इंटरमीडिएट हीटिंग करते हैं। एक बार हीट करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम लोग हीट करते हैं तो जितने वेजिटेटिव फॉर्म है वो किल हो जाते हैं, और जब हम लोग उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं तो इंडोस्पोरिक फॉर्म है ना, वो ग्रो, मतलब उस पर जो है वो बचा हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग फिर दोपहर में उसको किल कर देते हैं, क्योंकि इंडोस्पोरिक फॉर्म जो है वो उसमें जन्म लिया, तो हमने क्या किया, दोपहर में उसको किल कर दिया। तो अब क्या हुआ, जितने इंडोस्पोरिक फॉर्म हो गए वो किल हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया कि उसको शाम तक ठंडा कर दिया, तो फिर जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिसको जन्म लेना होगा उस ठंडे टेम्परेचर पर जन्म ले लेगा। फिर हमने क्या किया कि शाम में उसको किल कर दिया। तो जो ये इंटरमीडिएट हीटिंग है, यानी कि बीच बीच में जो हीटिंग, हमने 3 टाइम जो मिल्क को हीट किया, दैट टर्म इज नोन एज द टिंडेलाइजेशन। सो टिंडेलाइजेशन इज नथिंग, इट इज इंटरमीडिएट हीटिंग टू डिस्ट्रॉय द हीट स्टेबल एंडोस्पोर, है ना। और ये टिंडेलाइजेशन इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्रोथ मीडिया इन साइंस क्लासेस एंड अदर सिचुएशन वेयर ऑटोक्लेव नॉट अवेलेबल फॉर प्रेशर स्टेरिलाइजेशन। उस टाइम तो कोई ऑटोक्लेव वगैरह नहीं था, तो ऑटोक्लेव आज है। तो अगर मान लीजिए कि आज भी जैसे गांव में भी फ्रिज वगैरह नहीं रहता है, तो लोग क्या करते हैं, इसी प्रोसेस का इंटरमीडिएट प्रोसेस को यूज करते हैं, जिसमें कि वो मतलब बीच बीच में उस चीज़ों को गर्म करते हैं एंड फिर उसको किल करते हैं। सो अब मेरा नेक्स्ट क्लास दूसरा क्लास है, आज तक इतना ही। ये हम तुम लोग को पीपीटी मेल कर दे रहे हैं, इसको फिर एक बार पढ़ना। आज जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं कि लुवेनहॉक का क्या कंट्रीब्यूशन है, पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, टिंडेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, टिंडेलाइजेशन किसको कहा जाता है, ये सारे तुम्हारे क्वेश्चंस, ये तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। ये आज का असाइनमेंट है, और फिर मैं इसको हो सकता है कल क्लास लूँ, फिर मैं कल तुम लोगों से इस क्लास के बारे में पूछूंगी, राइट। मैम मेरा मेल रॉन्ग ऐड हुआ है। क्या हो गया? गलत ऐड हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तुम दे दिए हो ना? यस मैम। हाँ ठीक है, हम अभी कर देते हैं उसको इमीडिएटली, ठीक है। और आगे से तुम्हारी क्लास में अगर मैम कोई बदमाश बच्चा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रुपेश की होती है। वेयर इज रुपेश? मैम हाँ बोलो। मेरा जीमेल ऐड कर दीजिए ना मैम। तुम लोग मेल कर दो ना, इस मेरे व्हाट्सएप पे कर दो, जिसका भी मेल अभी हम अच्छा कर देंगे यार, ठीक है ना। ठीक और ठीक। रुपेश, वेयर इज यू? रुपेश, कहाँ हो तुम? रुपेश